हेलो 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 हेलो। हाँ जी। सभी को जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो भाई आप सब लोग? आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कल। हमने शुरू किया था संधि का जो पार्ट है वो हमने शुरू किया था। और संधि की बात अगर करी जाए तो उसमें पहला जो पार्ट है उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो आपके लिए, ठीक है, तो उसके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बारे में हमने बात करी और आप सबको बहुत ही शानदार तरीके से संधि का भाग नंबर 2, यहाँ पर मैंने कहा संधि का भाग नंबर 2, ठीक है। तो संधि का भाग नंबर 2 उसको याद करना होगा, ठीक है। अब जैसे कि अपने बात करें तो आपको मैंने कहा संधि का भाग नंबर 2, हेडिंग आपको डालनी है संधि प्रकरण का भाग नंबर 2। तो पहले पार्ट में हमने बच्चों क्या पढ़ा था, थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो अब की बात करें और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, चलेगा। अब जैसे कि आपको ध्यान में रखना होगा, कल हमने पढ़ा था संधि की कुछ सामान्य चीज़ें, कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों के लिए। प्रियांशु वैष्णव स्वागत है, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, ठीक है। और जैसे कि आपको यहाँ पर याद करना होगा कि जब हम परिचय के साथ में अपने बात कर रहे थे कि इसके जो भेद है वो आपके कौन से होते हैं, और उसके बाद में हमने ये भी जाना था संधि के जो प्रकार जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं। फिर मैंने कहा व्यंजन संधि, सॉरी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और उसके साथ साथ में आपकी विसर्ग संधि आपके बीच में यहाँ पे हो जाती है। तो चलिएगा साथियों, अब यहाँ पर अपने बात करेंगे साथियों, कुल मिलाकर आपके लिए संधि प्रकरण और उसका भाग नंबर 2, संधि प्रकरण और भाग नंबर 2 की बात अगर करी जाए तो उसकी चर्चा अगर हम करें तो आप सब लोगों के सामने, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे आ जाता है साथियों आपका, कल मैं बता रहा था साथियों आपका संधि का समेकित, संधि का समेकित। यहाँ पर मैंने कहा साथियों संधि का समेकित जो वर्गीकरण है उसकी बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा, संधि का समेकित वर्गीकरण की बात अगर करी जाए तो वो आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा, समेकित वर्गीकरण। और उसकी बात अगर हम करें तो आप सबको ध्यान में रखना होगा, समेकित वर्गीकरण की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो उसमें से मैंने आपको कल जो है वो दीर्घ संधि की बात यहाँ पर बताई थी कि दीर्घ स्वर संधि आपकी क्या होती है ना साथियों। तो आप सब लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से, आप सब लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद रखना होगा साथियों, शानदार तरीके से। आपके लिए एक मिनट मैं भी क्लास को शुरू कर लेता हूँ मेरे साथ साथ में, ताकि आप सब लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से आपको पता चले कि सर समेकित वर्गीकरण के बारे में अगर देखा जाए। एक मिनट रुको, सारे बच्चे देखेंगे, एक बार क्लास को मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। सारे बच्चे बिल्कुल, कहाँ गया भाई, निकल जा। तो चलो, अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो आप सब लोगों को अभिव्यक्ति क्लासेस, चलो भैया, चलो आगे हम बढ़ते हैं साथियों। और आगे बढ़ते हुए आप सब लोगों के बीच में यहाँ पर अगर हम चर्चा करेंगे तो आप सब लोगों के बीच में तो देखेंगे साथियों, सबसे पहले हमने दीर्घ संधि के बारे में बात कर ली थी। अब आप जो स्वर जो है उन स्वरों की बात अगर करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। और स्वरों की बात अगर करी जाए तो उन स्वरों को अब 2 से 3 भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। देखो, एक बार मैं आपको बड़ा बड़ा बता रहा हूँ संधि को हम कैसे पहचानेंगे। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं साथियों कि संधि को हम 2 से 3 भागों में इसको विभाजित यहाँ पे कर लेंगे। अब जैसा कि मान लो आपके सामने अगर बात करी जाए तो आपका एक वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण और आपका तीसरा वर्गीकरण, यानी कि आप इस प्रकार से पूरे स्वरों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें आपके लिए ए या आ की बात अगर करें तो आपको याद करना होगा सर ए या आ। अब जब हम यहाँ पर ए और आ की अगर चर्चा हम करें तो आपको ध्यान में रखना होगा, इसके बाद में आप सबको यहाँ पर ए या आ के बाद में यदि आपका ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ,
दीर्घ उ और रे की बात अगर करी जाए, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर आपके लिए ए या आ के बाद में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ की बात अगर करी जाए, तो आप सबको यहाँ पे याद रखना होगा सर, ये आएंगे सर आपका कहाँ पर, सर प्रथम शब्द के अंत में आने वाले हैं। ये कहाँ पर आएंगे साथियों, आपके प्रथम शब्द के अंत में आपके बीच में यहाँ पे आने वाले हैं। उसके साथ साथ में अगर हम लास्ट में अगर चलें, तो आपके सामने अंतिम जो 4 स्वर हैं जिनकी बात अगर करी जाए, ए, ऐ और ओ और औ की बात अगर करी जाए, तो इन चारों स्वरों की बात अगर हम करें, तो आप सब लोगों को यहाँ पे याद करना होगा, इन चारों स्वरों की बात अगर करी जाए, तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि सर जब हम बात करते हैं साथियों ए या आ की बात अगर करें, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर जब पहले के अंत में जब ए या आ आता है, तो वहां पर आपकी 2 संधियां होती है। ठीक है, वहां पर आपकी कितनी संधियां होती है साथियों, 2 संधियां होती है। अब यहाँ पर मैंने जो एरो लगाया है, इस एरो से हमारा क्या मतलब है कि जब आपका प्रथम शब्द के अंत में ए या आ आता है, तो 2 संधियां आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहली संधि आपको याद आनी चाहिए सर गुण स्वर संधि, और दूसरी संधि की बात अगर करी जाए तो आपके सामने वृद्धि स्वर संधि, जब पहले के अंत में ए या आ आता है। अब सर दोनों साइड में एक जैसे आ जाएं, तो वहां पर संधि आपकी अलग होती है, वहां पर आपकी संधि दीर्घ होती है। लेकिन ये कह रहा है सर जब प्रथम शब्द के अंत में ए या आ जाए, तो आपको ध्यान में रखना कि ए या आ के बाद में यदि हम बात करें कि सर यहां पर ये आ जाते हैं सर पहले के रूप में, और ये आ जाते हैं आपके दूसरे के रूप में, तो आपकी क्योंकि 2 संधियां हैं, तो उनका दोनों का वर्गीकरण मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जब ए या आ के बाद जब पहले 5 दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ जाए, तो वहां पर बच्चों कौन सी संधि होने वाली है, आपकी गुण स्वर संधि होने वाली है। और ए या आ के बाद में अंतिम जब आपके 4 आ जाते हैं, तो वहां पर वृद्धि होगी। अब देखो ये कहां पर आएगा साथियों, प्रथम शब्द के अंत में। ये कहां पर आएगा आपका, ये आएगा आपका प्रथम शब्द के अंत में। ये कहां पर मिलेगा आपको, प्रथम शब्द के अंत में मिलेगा। पहचान बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करें आपके लिए कि जब ये आपका आएगा, वो कहां पर आएगा साथियों, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आएगा। ये कहां पर आएगा आपका, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि सर प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में अगर आपका ये आ जाए, तो आपको ध्यान में रखना। और यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये कहां पर आएगा, ये भी आपका आएगा सर द्वितीय शब्द के प्रारंभ में। ध्यान से समझना जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर ये आएगा आपका द्वितीय शब्द के प्रारंभ में। तो कुल मिलाकर आपके लिए यहां से आपको याद करना होगा, कुल मिलाकर आपको याद करना होगा कि सर जब आपके ये आ जाते हैं, तो इनकी पहचान आप कैसे करोगे कि कौन सी संधि में कौन सा नियम आपके बीच में लागू होगा, कौन सी संधि में कौन सा नियम जो है वो आपके बीच में लागू होगा, इसकी बात हम यहाँ पर करें। तो आपको ध्यान में रखना होगा साथियों आप सबको, ठीक है। अब दोनों संधियों में पहले के अंत में आपका ये आने वाला है, यानी ए या आएगा। लेकिन जब ए या आ के बाद में पहले आपके 5 आ जाते हैं, तो वहां पर संधि अलग होती है, और अंतिम 4 जब आ जाते हैं तो संधि वहां पर अलग हो जाती है। ये इसकी पहचान है। ये क्या है साथियों, आपकी इसकी पहचान है। तो आज बात करते हैं अपने, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, और यहां पर हम गुण स्वर संधि और व्यंजन आपकी वृद्धि स्वर संधि की बात हम करते हैं। तो ये लो, सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों यहां पर आपके लिए गुण स्वर संधि की। सबसे पहले अगर हम बात करें गुण स्वर संधि की बात अगर करी जाए, तो इस गुण स्वर संधि में हम यहां पर कौन सी बात याद रखने वाले हैं, गुण स्वर संधि। और यहां पर आ जाओ साथियों, आपके लिए ये गुण होगी, तो यहां पर हम बात करेंगे साथियों वृद्धि स्वर संधि। यहां पर आपकी बात करेंगे सर वृद्धि स्वर संधि के बारे में। तो 2 नंबर पर आपकी, वैसे तो ये आपकी दूसरी संधि है, ये आपकी तीसरी है, बट आपको कोई बात नहीं, ऐसे याद करना होगा। ये आपके लिए आ जाता है साथियों वृद्धि स्वर संधि। यहां पर आपके लिए क्या हो जाता है साथियों, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। और वृद्धि स्वर संधि की बात अगर करी जाए,
वृद्धि स्वर संधि की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि वृद्धि स्वर संधि की बात अगर हम करें तो आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अब सर गुण और वृद्धि में अंतर कैसे किया जाए, गुण और वृद्धि में अंतर आपका कैसे किया जाए, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि गुण और वृद्धि जो है इसमें आपका अंतर कैसे किया जाए। कैसे अंतर करोगे आप सब लोग, तो इस अंतर को समझने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो आपका अंतर होता है उसको समझने के लिए कि जब ए या आ के बाद में, जब ए या आ के बाद में याद करना होगा, पहले 5 ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ के बाद में अगर री आ जाए, यहां पर अपने बात करें साथियों कि जब ए या आ के बाद में, अगर ए या आ के बाद में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और अगर री आ जाए आपके लिए, अगर क्या आ जाए साथियों आपके लिए री आ जाए, तो आपको ध्यान में रखना ए या आ के बाद ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए या आ के बाद में ह्रस्व उ, दीर्घ उ और ए या आ के बाद में अगर आपका री आ जाता है तो आप सब लोगों को याद करना होगा, आप सब लोगों को याद करना होगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्या बनेगा, क्या परिवर्तन यहाँ पे आने वाला है, यहां से आपका कौन सा परिवर्तन आपके बीच में यहाँ पे आने वाला है कि जब ए या आ के बाद में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री आ जाता है, तो वहां पर आपकी कौन सी संधि होगी साथियों, गुण स्वर संधि होगी। वहां पर कौन सी संधि होगी साथियों, गुण स्वर संधि होगी। उसी प्रकार से हम बात करेंगे कि जब आपके साथ में ए या आ के बाद में, जब आपका ए या आ के बाद में आपको याद करना होगा सर ए और आई आ जाए, जब आपका ए या आ के बाद में ए आई आ जाए और जब ए या आ के बाद में आपके लिए, जब ए या आ के बाद में आपका ओ और औ आ जाए, ओ और औ आ जाए आपके लिए, तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा ए या आ के बाद में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना होगा ए या आ के बाद में ए आई आ जाए और जब ए या आ के बाद में ओ औ आ जाए, तो इनका आप क्या परिवर्तन करोगे। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, जब इनका परिवर्तन किया जाता है तो वहां पर आपकी वृद्धि स्वर संधि होती है। अब प्यारे बच्चों आपको एक बात और याद करनी है, और वो कौन सी बात है कि जब ए या आ के बाद ह्रस्व ई और दीर्घ ई आता है तो वहां पर आपका विकार उत्पन्न होगा ए का, यहां पर विकार उत्पन्न होगा ओ का और यहां पर विकार उत्पन्न होगा अर का। इन तीनों को गुणादेश कहा जाता है, अर्थात गुण का विकार बोला जाता है। इन तीनों को क्या बोला जाता है सर, गुण का विकार बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब ए या आ के बाद में ए और ऐ की बात करी जाए तो आपके लिए ऐ आ जाता है और जब ए या आ की बात करी जाए तो आपके लिए औ कहा जाता है। इसकी बात अगर हम करेंगे तो कुल मिलाकर हम अगर देखेंगे तो आप सब लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा ए या आ के बाद ए ऐ आ जाए, यहाँ पर आपके लिए ए या आ के बाद ओ औ आ जाए, तो आप सबको बहुत ही शानदार तरीके से याद करना होगा। क्या करना होगा साथियों, आपको ऐ और औ बनाना होगा। इसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलेगा। बस ये आपके गुण संधि का और वृद्धि संधि का रूल आ जाता है। अब आ जाओ साथियों कि पहले 3 संधियां हो चुकी है कंप्लीट, पहले 3 संधियां हो चुकी है आपकी कंप्लीट, यानी कि दीर्घ हो चुके हैं कंप्लीट, आपके गुण हो चुके हैं कंप्लीट और आपकी वृद्धि हो चुकी है कंप्लीट। टाबरो नोट कर लियो के मेरे सामने बैठे जो भी बच्चे हैं उन्होंने लिख लिया, क्या बोलो, हाँ जी गुरुजी हमने इसको अच्छी तरीके से नोट कर लिया है। तो भाइयों नोट कर लिया है तो फिर आगे चला, बोलो चलांगे, तो चलो फिर चला। ठीक है, आगे चलांगा तो आप अपने बात करांगा। ठीक है, हाँ जी। तो अगली चर्चा हम यहाँ पर जारी रखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, चलिएगा। अगली बात यहाँ पर अपने बात करेंगे और आप सबको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, हाँ नोट कर लो, फिर अगली बात मैं बताऊँ ताने। चलो हाँ जी, अब हम आगे की बात करेंगे और आपको ध्यान में रखना हो। अगले पेज पर हम चलते हैं और अगली चौथी संधि और 5वीं संधि की बात करते हैं। तो अब यहाँ से आपके लिए वापस से सेम स्ट्रक्चर मैं आपके लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर आपके लिए 5 मात्राएं आपके लिए और यहाँ पर अंतिम मात्राएं 4 मात्राएं आपके लिए।
अब कुल मिलाकर आपके लिए ये जो 4 मात्राएं और आपकी 5 मात्राएं जो आपके बीच में आ जाती है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आपके लिए, तो ये आपके लिए क्या आ जाती है साथियों, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ब्लैक में आ जाएगी और यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाएगी साथियों, ये आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपके लिए इसको वापस से हम स्वरों को 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। स्वरों को हम क्या कर देते हैं साथियों, 3 भागों में हम विभाजित कर देते हैं। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम नोट करेंगे भैया ए या आ, क्योंकि हमें तो क्या लिखना है, स्वर संधि है, तो 11 स्वरों को लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, 11 स्वरों को आपको लिखना है। और जब आप 11 स्वरों को लिखोगे तो आपको ये बात याद करनी होगी, सर आपके लिए ह्रस्व ई और दीर्घ ई की बात अगर करी जाए, और ह्रस्व उ और दीर्घ उ की बात अगर करी जाए, और आपके लिए री की बात अगर करी जाए, तो क्या करी जाए साथियों, आपके लिए री की बात करी जाए, हैं यहां पर आपके लिए री की बात अगर करी जाए, और लास्ट में अगर हम बात करें आपके सामने, तो यहाँ पर आपके लिए ए आ जाता है, फिर आपका आई आ जाता है, फिर आपका ओ आ जाता है, और फिर उसके बाद में आपका औ आ जाता है। इन 4 स्वरों की बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब इस दोनों नियमों की भी बात यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है साथियों। अब जैसे कि अपने बात करेंगे, ठीक है, हाँ जी, और जब हम यहाँ पर अपने बात करते हैं साथियों, ठीक है, जब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों आपका ए या आ के बाद में जब आपके लिए यहाँ पर प्लस का निशान है, अब आप ये देखोगे सर प्रथम शब्द के अंत में ये दोनों आपके आ चुके हैं, तो इनका काम करो अब खत्म। क्या करो टाबरो, इन दोनों का काम कर दो अब खत्म, क्योंकि इन दोनों का जो काम है वो आपका हो चुका है, इन दोनों का काम अब हो चुका है, तो इनको करो अब खत्म, ठीक है, ओके बाय टाटा बोलो। अब सर यहां पर आपके बीच में ये जो 5 है वो कहां पर आएंगे आपके लिए, प्रथम शब्द के अंत में आएंगे। ये कहां पर आएंगे आपके लिए, प्रथम शब्द के अंत में आने वाले हैं। यहां पर मैंने कहा सर ये प्रथम शब्द के अंत में आएंगे, ठीक है। उसके साथ में आपके लिए ध्यान में रखना ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व री की बात अगर करी जाए, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर ये भी क्या आएंगे रे टाबरो, द्वितीय शब्द के प्रारंभ, सॉरी ये भी प्रथम शब्द के, ये भी प्रथम शब्द के अंत में आएंगे। ये भी क्या आएगा साथियों, प्रथम शब्द के अंत में आएगा, प्रथम शब्द के अंत में आने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना होगा साथियों, प्रथम शब्द के अंत में आपके लिए यहाँ पर आपका आने वाला है। इसकी भी चर्चा आप सब लोगों को याद करनी है, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि संधियां आपके बचे हुए 2 और रूल बचे हुए आपके 2, और आपका यहाँ पर हो जाता है साथियों पहला रूल और दूसरा रूल, पहला रूल और दूसरा रूल। अब जब पहले रूल और दूसरे रूल की बात अगर मैं करूं, तो ध्यान में रखना है पहले शब्द के अंत में ए या आ जो वो इससे पहले वाली संधियों में आ चुका है। अब आपके लिए ये जो आपका प्रथम शब्द के अंत में आ रहा है तो कौन सी संधि होगी, और ये अंतिम 4 जब पहले के अंत में आता है तो वहां पर कौन सी संधियां होंगी, संधियां बची हुई है 2। यहां पर आपके लिए सर चौथी संधि आपकी आ जाती है, और इसी प्रकार से यहां पर आपके लिए 5वीं संधि जो है वो आपके बीच में आ जाती है। तो यहां से मैं आपको बताने जा रहा हूं सर यण स्वर संधि के बारे में, यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं सर यण स्वर संधि के बारे में, यण स्वर संधि। अब अगर हम बात करें साथियों यण स्वर संधि की, तो आपको ध्यान में रखना होगा यण स्वर संधि जो है वो आपकी क्या होती है उसकी बात हम करें, तो आप सब लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से यण स्वर संधि, और 5वें की बात अगर करी जाए तो आपके लिए अयाधी स्वर संधि जो है उसकी चर्चा हम करते हैं, अयाधी स्वर संधि की बात यहाँ पर करते हैं। तो आप सबको बहुत ही शानदार तरीके से याद करना होगा अयाधी स्वर संधि और यण स्वर संधि जब आपके बीच में आ जाती है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो आप सब लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद करना होगा, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, ठीक है, तो ये आपका आ जाता है। अब देखो सर इसमें रूल क्या होगा, इसका रूल ये होगा कि पहले के अंत में आपका ह्रस्व ई या दीर्घ ई आपका आएगा, ह्रस्व उ या दीर्घ उ आपका आएगा, और यहाँ पे री आएगा। ये आपको गुण संधि में कहा मिल रहे थे, पहले के अंत में न होकर आपके दूसरे के प्रारंभ में मिल रहे थे। कहाँ मिल रहे थे बच्चों,
ये जो आपके 5 स्वर है वो गुण संधि में आपके बाद में मिल रहे थे, अब आपके ये पहले आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि यहाँ पर दूसरे शब्द के प्रारंभ में आपका एक इंपॉर्टेंट वर्ण आता है जो आपका असमान स्वर के रूप में जाना जाता है। इसको आप क्या बोलोगे साथियों? असमान स्वर के रूप में आप उसको जानोगे। इसको आप क्या बोलोगे साथियों? असमान स्वर के रूप में आप इसको जानने वाले हो। ठीक है, अब जैसे कि अपने बात करते हैं आपके लिए, जब हम ह्रस्व ई और दीर्घ ई की बात अगर करें, ठीक है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ की बात अगर करेंगे और री की बात अगर करेंगे तो आपको याद करना होगा सर, जैसा कि मान लो मैंने कहा सर ह्रस्व ई जो है वो आपकी यण संधि में यह बनाती है और आपके लिए यहाँ पर आपका वह बनाती है और यहाँ पर आपका र बनाती है, और जो भी आपका असमान स्वर आपके बीच में हो जाता है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी अपने यहाँ पर बात करते हैं साथियों, यह वह और रे की बात अगर करें इसमें ये जुड़ जाता है और यण स्वर संधि का रूल आपके बीच में लागू हो जाता है। अब चलते हैं साथियों आपके लिए, कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना होगा अयाधी स्वर संधि की बात अगर करी जाए तो इसमें क्या होगा। अब इधर वाले तो यहां सेट हो गए तो इधर वाले यहां सेट हो जाएंगे, ध्यान में रखना। अब आ जाओ साथियों आपके लिए, यहां पर आपका ए आता है, उसके बाद में आपका आई आ जाता है और इसके बाद में आपका ओ आ जाएगा और उसके बाद में आपका औ आएगा और उसके साथ साथ में आपका असमान स्वर यहां भी आ जाता है। इसके लिए आपका असमान स्वर आपका यहां भी आ जाता है। और आपको मैंने यहाँ पे कहा सर ए की बात अगर करी जाए, यहाँ पर आपके लिए आई की बात अगर करी जाए, आपका ओ की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर आपका औ है और उसके साथ में आपका असमान स्वर है। ठीक है, असमान स्वर है। तो अगर हम इन सारे शब्दों की बात करें, अब जैसे कि बात करें, और यहां पर आपको मैं बता रहा हूं साथियों, कुल मिलाकर अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो ये जो आपके लिए अयाधी स्वर संधि जो आपकी होती है उस संधि की बात अगर हम करें तो आप सब लोगों को यहाँ से याद करना होगा। ठीक है साथियों, अब जैसे कि अपने बात करें और आपको मैंने कहा ए आई ओ औ असमान स्वर की बात करें तो आपको ध्यान में रखना होगा, असमान स्वर में आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ से आपका अय बनता है, यहाँ पर आपके लिए आय बनता है, यहाँ पर आपके लिए औ बनता है और यहाँ पर आपके लिए आओ बनता है। उसकी बात अगर करी जाए तो आपके लिए असमान स्वर आपका आता है, वो इसमें आपका जुड़ जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करनी होगी। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में असमान स्वर आपके बीच में आ जाता है तो उनकी चर्चा आपके बीच में यहाँ पे करनी है। ठीक है साथियों, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि ये पांचों संधियों के समेकित वर्गीकरण आपको मैंने बता दिया है कि इस प्रकार से आपको याद करना होगा। ये आपके लिए संधि आपकी कौन सी, चौथी और पांचवी हो जाती है और यहाँ पर आपकी तीसरी और चौथी हो जाती है। ठीक है, दूसरी और तीसरी संधि और चौथी और पांचवी संधि पहले हम कल बात कर चुके हैं। आइएगा अब सर इन पांचों संधियों के बारे में हम वर्गीकरण करेंगे। ये तो मैंने ये बताया इसलिए कि सर आपको पहचान आ जाए, संधि पहले जब आएगी तो वहां पे कौन सी नियम जो आपका ऐसा आएगा तो वहां पर आपकी कौन सी संधि होती है। आइएगा अब बहुत ही गहराई से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं भैया। तो जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में सबसे पहली संधि आपकी कौन सी आती है साथियों, दीर्घ स्वर संधि। तो लाला यहां पर आपको याद करना होगा सर दीर्घ स्वर संधि आपकी कौन सी होती है। सबसे पहले आपके लिए यहां पर आपका
एक नंबर पर आपके आएगी साथियों दीर्घ स्वर संधि। तो सिंपल रूप से आप पहचान जान चुके हैं साथियों, दीर्घ स्वर संधि की पहचान आपकी क्या होती है। अब इनके हम रूल पढ़ने वाले हैं और इसके हम उदाहरण पढ़ने वाले हैं, इनके रूल और इनके उदाहरण। अब जब यहां पर अपने बात करते हैं साथियों इनके रूल और इनके उदाहरण की बात अगर करी जाए तो वो आपको याद करने हैं साथियों, इनके रूल क्या है और इनके उदाहरण क्या है। तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में अगर बताया जाए आपके लिए तो आपको हमेशा के लिए याद करना है सर, दीर्घ स्वर संधि आपकी क्या होती है। अब दीर्घ स्वर संधि के बारे में अगर हम यहां पर अगर बात करें तो आपको ध्यान में रखना होगा, दीर्घ स्वर संधि के बारे में अगर बात करें तो आप सबको यहाँ पे अच्छी तरीके से याद करना होगा। तो यहां पर आपको क्या है, सीधा सा लिखना है साथियों कि समान स्वरों के योग से, समान स्वरों के योग से, समान स्वरों के योग से उत्पन्न होने वाला स्वर, उत्पन्न होने वाला जो स्वर है, उत्पन्न होने वाला स्वर उसी का दीर्घ रूप हो जाता है। समान स्वरों के योग से उत्पन्न होने वाला स्वर उसी का दीर्घ रूप हो जाता है, उसी का दीर्घ रूप हो जाता है। ये बात आपको याद करनी है, उसी का क्या हो जाता है साथियों, आपका दीर्घ रूप आपके बीच में हो जाता है। तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। लाइन या लागा भाई साहब बहुत ऊंची चली गई है ना, लाइन चढ़ गई आकाशा, बट कोई बात नहीं, इसको नीचे उतारने का काम हम करेंगे। क्या करेंगे साथियों, हाँ ये क्या हुआ, चलिए। अब जैसे कि मान लो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर समान स्वरों के योग से जो आपका स्वर उत्पन्न होता है और उसमें आपका उसी का दीर्घ रूप बन जाता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं साथियों, मैंने कहा सर समान स्वरों के योग से उत्पन्न होने वाला उसी का दीर्घ रूप, उसी का दीर्घ रूप। अब जब हम यहां पर बात करेंगे साथियों उसी का दीर्घ रूप जो आपके बीच में आ जाता है उसकी बात हम करेंगे। तो इसका सीधा सीधा स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, यहां पर मैंने कहा कि जब आपके सामने इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि प्रथम शब्द के अंत में भी क्या होगा, प्रथम शब्द के अंत में भी आपका स्वर होगा और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में भी आपका क्या होगा साथियों, आपका प्रथम शब्द के अंत में भी स्वर है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में भी स्वर है, और आपको ध्यान में रखना होगा। और इस प्रकार से आपको मैंने कहा प्रथम शब्द के अंत में भी स्वर है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में भी, आपके द्वितीय शब्द के प्रारंभ में स्वर है। और आपको पता है साथियों स्वर संधि है तो स्वर है, लेकिन ये जो तीन स्थान दिख रहे हैं यहां पर, यहां पर और यहां पर, इन तीनों जगह पर क्या होगा, इन तीनों जगह पर क्या होगा लाला, आपको ध्यान में रखना है। क्या होगा बच्चों बोलो, इन तीनों में अगर बात करी जाए, अब जब हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, अब हम आगे की बात करें और आपको ध्यान में रखना होगा, आप सबको ध्यान में रखना होगा कि आपके लिए जब आपके सामने यहां से मैं आपको बता देता हूं सर, तीनों जगह पर जब आपके लिए स्वर जब आपका आ जाता है तो उस स्वर की बात अगर हम करेंगे, उस स्वर की बात अगर करेंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा स्वर के बाद में जब स्वर आपका आ जाता है तीनों जगह पर आपके क्या होंगे साथियों, एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वर होंगे। यहां पर आपके क्या होंगे साथियों, एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वर, एक ही उच्चारण स्थान से, एक उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वर, उत्पन्न होने वाले स्वर, उत्पन्न होने वाले स्वर। यहां पर आपको मैंने कहा सर एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वरों को क्या कहा जाता है, आप सबको ध्यान में रखना होगा। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सब तीनों जगह पर आपका एक ही उच्चारण स्थान आता है, तीनों जगह पर आपका एक ही उच्चारण स्थान आता है, उसे क्या कहा जाता है सर, दीर्घ स्वर स्वर संधि कहा जाता है। और जो आपका विकार आता है, ये वाला जो विकार आपका आएगा, क्योंकि इसको आप बोलोगे विकार, जैसे कि हमने पहले भी जाना था, इसको क्या बोला जाता है साथियों, आपका विकार कहा जाता है।
और जब आपके बीच में यहां पर आपका क्या हुआ भाई, ये कंट्रोल जेड करो। चलो, अब जैसे कि मान लो अगर हम बात करें आपके लिए, तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है कि जब आपके बीच में, ठीक है, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर ये जो आपका आ जाता है ना, ये क्या आएगा सर, आपका दीर्घ रूप का आएगा। क्या आएगा साथियों, दीर्घ रूप आएगा। कैसे कह रहा हूं, आ जाओ ध्यान से समझो। यहां पर आपके लिए शब्द जो आपका आता है, और शब्द आपका होगा सर पहला प्रसंग आ जाता है, और प्रसंग के बाद में आपका एक शब्द आ जाता है अनुसार। अब जब आपके लिए प्रसंग शब्द की बात अगर करें और अनुसार शब्द के बारे में अगर हम बात करें, संधि जब आप, लाला ध्यान से समझना, जब आप संधि की बात करते हो ना, तो संधि की बात मैं अगर करूं तो आपको दोनों को एक बात याद रखनी है, दोनों को आपको एक बात याद रखनी है कि संधि की बात अगर करी जाए तो आप सबके सामने यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि प्रसंग जब आपके बीच में आ जाता है, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर ए की बात अगर करें तो आपको ध्यान में रखना होगा, यहां पर आपकी ए की बात करें तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब ए और ए की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा सर आपका आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों, आपका आ आपके बीच में आ जाता है। ठीक है, जब आपके लिए क्या आ जाता है साथियों, आपका आ जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। इस बात को आप भली प्रकार से आप जानोगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके लिए ए और ए आता है, तो देखो यहाँ भी आपका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और यहां भी आपका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो आपका यहां पर आपका क्या आ जाएगा साथियों, कंठ का दीर्घ रूप आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां से आपके लिए कंठ का दीर्घ रूप आपके बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो शब्द आपका क्या बनेगा साथियों, प्रसंगानुसार बनेगा। क्या बनेगा, प्रसंगानुसार आपका बन जाता है। क्या बनेगा साथियों, आपका प्रसंगानुसार। यहां पर आपके लिए, ठीक है, प्रसंगा जो अनुसार है वो आपका यहां पे बन जाता है। इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद करना होगा। प्रसंगा अनुसार आपके बीच में यहां पर आपके लिए हो जाता है, इसकी चर्चा भी आप सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना होगा। ठीक है, और जब आगे की चर्चा को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो एक सवाल आपके बीच में और आ जाता है। जैसे कि आपके सामने एक शब्द आ जाता है सर नदी, और नदी में मात्रा बड़ी और ईश में भी मात्रा बड़ी। आगे चलकर इन मात्राओं को भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से की मात्रा बड़ी आती है और कौन से की मात्रा आपकी छोटी आती है। ठीक है, तो आप सब लोगों के बीच में यहां पर अगर बात करी जाए साथियों, अगर ई की मात्रा दीर्घ है और यहां पर भी आपकी क्या है साथियों, ए की मात्रा आपकी दीर्घ है। क्या है लाला, पहले के अंत में भी दीर्घ है और दूसरे के प्रारंभ में भी दीर्घ है। आपको तो मैंने कहा भैया मात्रा आनी चाहिए, छोटी हो बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब इन दोनों को जोड़ दोगे और जोड़ने के बाद में दीर्घ मात्रा आपको करनी है। ठीक है ना, ओके रिपोर्ट है यहां तक। चलूं आगे, तो देखो अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता है साथियों यहां पर क्या करूं, मैं दीर्घ करूं, कर दूं दीर्घ, कर दो गुरुजी। लेकिन ये भी तो चेक कर लो क्या तीनों जगह पर एक ही उच्चारण स्थान है क्या। अब तो आपको पता चलेगा तीनों ई दिख रही है और वो भी बड़ी की बड़ी दिख रही है। तो तीनों जो ई है ना उनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तीनों जो आपके जो आपको दिखाई दे रही है वो आपके लिए क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप सब लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से याद करनी होगी सर, शानदार तरीके से आपको याद करनी होगी। तो ये भी आपके लिए शब्द जो है वो आपका क्या हो जाता है, यहां से आपका नदीश जो शब्द है वो आपका बन जाता है। क्या बनेगा साथियों आपके लिए, नदीश जो शब्द है वो आपका यहां से बन जाता है। इस बात को आप भली प्रकार से जाना। ये तो होगी साथियों आपके लिए कुछ बेसिक, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब आपके लिए आगे की चर्चा को हम कंटिन्यू यहाँ पे करने वाले हैं साथियों, और उसमें अपने बात करेंगे। ठीक है, अपने इसमें बात करने वाले हैं साथियों आगे की चर्चा के। हाँ जी,
कर लिया यहाँ तक नोट। अगले पेज पर हम इसकी परिभाषा जो है वो आपके बीच में यहाँ पर लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं साथियों? इनकी परिभाषा हम लिखने वाले हैं। तो कर लो नोट एक बार, टाबरियो नोट सब कर लियो, मतलब नोट ना करो तो मामलो फिर गड़बड़ हो जाओ लो, ठीक है। अगर नोट नहीं किया तो मामला हो जाएगा गड़बड़। आ जाओ परिभाषा लिखते हैं इसकी। इसकी परिभाषा जो है वो आपकी क्या होगी बच्चों? तो देखो यहाँ से आपको परिभाषा नोट करनी है। परिभाषा कौन सी भाषा? सर परिभाषा लिखो। तो यहां से आपको नोट करनी है सर परिभाषा। तो आपको ध्यान में रखना होगा परिभाषा की बात अगर करी जाए तो ध्यान में रखना होगा सर, जब हम यहां से आपके लिए परिभाषा की बात करें तो आपको नोट करना है कि जब प्रथम शब्द के अंत में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में और नया बनने वाला जब एक ही उच्चारण स्थान के हो तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि में उत्पन्न होने वाला विकार दीर्घ वर्ण दीर्घ स्वर होता है। तो ये तमाम बातें आपको लिखनी है। तो आइएगा साथियों यहां पर अपने लिखते हैं कि जब जब जुल्फे तेरी कंवारियों का बेर मचले, है ना। अरे भाई साहब उल्टा गा दिया। चलो, जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में, जब आपका प्रथम शब्द के अंत में क्या आ जाए, यहां पर आपको मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं साथियों, जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में, ठीक है, जब प्रथम शब्द के अंत में तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में और नया बनने वाला, नया बनने वाला, यहां पर आपको याद करना होगा नया बनने वाला, नया बनने वाला स्वर एक ही उच्चारण स्थान के हो, एक ही उच्चारण स्थान के हो, एक ही उच्चारण स्थान के हो तो उसे, तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो आप सब लोगों के बीच में यहां पर आपको याद करना होगा सर, कुल मिलाकर आपको यह कहा गया कि सर जब प्रथम शब्द के अंत में तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में और नया बनने वाला स्वर एक ही उच्चारण स्थान के हो तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है सर? दीर्घ स्वर संधि आपका कहा जाता है। इस बात को आप भली प्रकार से आपको जानना है। उसे क्या जानना है साथियों? दीर्घ स्वर संधि के अंदर आप इसको शामिल करने वाले हो। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर पहले के अंत में दूसरे के प्रारंभ में, लेकिन आपको अगली बात यहाँ पे नोट ये करनी है कि सर, ठीक है, अगली बात आपको ये नोट करनी है कि दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ स्वर का, दीर्घ स्वर आपके कौन कौन से? दीर्घ स्वर आ, दीर्घ स्वर ई और दीर्घ स्वर उ और दीर्घ स्वर री का, दीर्घ स्वर का विकार उत्पन्न होता है, का विकार उत्पन्न होता है। आपको याद करना होगा सर, दीर्घ स्वर का विकार उत्पन्न होता है। अब जब हम यहां पर बात कर रहे हैं साथियों, हमने ये कहा कि सर आपके लिए दीर्घ स्वर संधि जब आपके आती है तो वहां पर आपके लिए दीर्घ स्वर का विकार उत्पन्न हो जाता है। और आपको यह भी ध्यान में रखना होगा साथियों, दीर्घ स्वर संधि में आपके लिए चार स्ट्रक्चर आपके बीच में लागू होते हैं। चार रूल आपके कौन से हैं? पहला रूल ध्यान से समझना, अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। अब जब हम यहां पर बात करेंगे साथियों, ये पहला रूल आपका आ जाता है और इसका क्लोन भी बना ले जाते हैं। क्लोन अपने आप बन गया। अरे भाई साहब एक और बना दो, एक और बना दो, ठीक है।
ये बन गया क्लोन। ये 3 ही कैसे बने भाई? अच्छा 4 बन तो गए बट जगह थोड़ी कम बची है। चलो देखो, तो क्लोन बना लिए हमने, और क्लोन से हमें क्या करना होगा? तो 4 क्लोन आपके सामने, और चारों क्लोन्स में हम लिखने वाले हैं 4 रूल। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में यहाँ पर जब चारों बिंदु जब आपके साथ में आ जाते हैं, कि सर जब ए या आ के बाद में जब आपका ए या आ जाता है तो वहां पर आपके लिए आ बदल जाता है। जब आपको मैंने यहाँ पे कहा सर जब ए या आ के बाद जब ए या आ आता है तो वह आ में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना होगा, दूसरा रूल आपके बीच में आ जाता है सर ह्रस्व और दीर्घ ई के बाद में, ह्रस्व और दीर्घ ई आपकी आती है तो उसको दीर्घ ई में बदला जाता है, उसको दीर्घ ई में बदला जाता है। उसी प्रकार से तीसरा ये कहता है आपका, अगर ह्रस्व और दीर्घ ऊ के बाद में अगर ह्रस्व और दीर्घ ऊ आ जाए तो इसको दीर्घ ऊ में बदलना आपका होता है। ये भी आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा, इसको दीर्घ ऊ में बदला जाता है। और उसी प्रकार से आपके लिए जब यहां पर आपके लिए आ जाता है साथियों री के बाद में आपके लिए री जब आपके लिए आ जाता है तो वहां पर आपका दीर्घ री में बदल जाता है। तो चारों कंडीशन आपके सामने यहां पे है, चारों कंडीशन आपके सामने। अब देखो चारों कंडीशन में है क्या कि सर ये जो आपका उच्चारण स्थान है वो आपका कंठ है, इसका भी उच्चारण स्थान आपका क्या है? कंठ है, और यहां पर भी आपका कंठ है। मैंने कहा भैया तीनों जगह पर एक ही उच्चारण स्थान होने चाहिए, तीनों जगह पर एक ही उच्चारण स्थान आपके होने चाहिए। कंठ कंठ और कंठ की बात हम करें, उसके साथ में आपको ध्यान में रखना होगा अगला जो उच्चारण स्थान आपका आता है उसकी बात अगर करें तो आपके लिए आता है सर तालु, इसके लिए आपका आता है तालु, और उसके बाद में आपका आता है तालु। अब जब हम यहां पर बात करते हैं आपका तालु तालु तालु, ठीक है, उसके बाद में आपको यहां पे देखना होगा सर आपके लिए यहां पर आपका ओष्ठ, और उसके बाद में आपको देखना होगा ओष्ठ, और उसके बाद में आपको देखना होगा ओष्ठ। तो सब जगह एक ही उच्चारण स्थान के योग में आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। वापस से आपको देखना है सर आपका मूर्धा, और फिर आपका मूर्धा, और बना वो भी क्या आपका मूर्धा। मूर्धा का शाब्दिक अर्थ होता है मशूड़ा। तो ये जो आपके 4 रूल जो आपके बीच में आ जाते हैं, इन चारों रूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो चारों रूल्स को आपको अच्छी तरीके से देखना होगा कि जब एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले जब स्वर आपके बीच में आ जाते हैं तो वहां पर आप उसी का दीर्घ रूप करोगे, उसी का दीर्घ रूप करना है। अब इन चारों को हम एक रूल में पढ़ेंगे, ये जो चारों जो है ना इसको हम एक रूल में पढ़ने वाले हैं। तो इन चारों की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों को याद करना होगा इनके 4 के एक रूल। हाँ, यहाँ पर अगर बात करें तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके बीच में इनके जो 4 नियम हैं, अब आपको मैंने कहा कि जब आपके लिए जब इन चारों की बात अगर हम करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 4 रूल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों? 4 रूल। पहला नियम, उसके बाद में आपका दूसरा नियम, उसके बाद में आपका तीसरा नियम, और उसके बाद में आपका चौथा नियम। चौथा नियम अब ये जो 4 नियम जो आपके बीच में आएंगे उन चारों नियमों की अगर बात करी जाएगी, उन चारों नियमों की अगर बात करी जाएगी तो आप सबको याद करना होगा इन चारों को हम अलग अलग पेज पे हम पढ़ने वाले हैं, और सबके बहुत ही बढ़िया बढ़िया उदाहरण हम देखने वाले हैं। आइएगा हम नियम नंबर 1 की बात करेंगे। सीधा सा नोट कर लिया होगा आपने, 1 नंबर नियम। नियम आपका पहला क्या कह रहा है, और पहला जो नियम है वो आपके बीच में यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। नियम की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा, नियम की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा, नियम की बात अगर करें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। और पहला नियम आपको ये कहता है कि साथियों अगर ए या आ के बाद में
यदि फिर से यदि आपका ए या आ जाता है तो आपको पता है साथियों यहाँ पर आपका आ का जो विकार है वो आपका उत्पन्न होगा। लेकिन फिर आपको ये भी तो देखना होगा सर, इसके रूल आपके कितने बनेंगे। यदि ए के बाद में ए आ जाए तो आपका आ बनेगा, यदि ए के बाद में आ जाए तो भी आपका आ बनेगा, यदि आ के बाद में ए आ जाए तो भी आपका आ बनेगा, और आ के बाद में यदि आ जाए तो भी आ बनेगा। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना होगा। तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके लिए ए के बाद में जब ए आ जाता है तो उन सभी की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये जो आपका रूल आपको दिख रहा है साथियों, ए या आ, ठीक है, ए और आ, और यहाँ पर आ का विकार उत्पन्न हो जाता है। कहने का भाव ये हुआ कि सर इसके चार जो आपके रूल है वो आपके बने हैं। इसके क्या रूल बने हैं साथियों, आपके चार रूल यहाँ पर बनाए गए हैं। और इन चारों रूल्स की बात अगर करें तो आपको ध्यान में रखना होगा। फिर से बता रहा हूं क्या कह रहा है ये, ए के बाद में जब ए आ जाता है और ए के बाद में जब आ जाता है और आ के बाद में जब ए आ जाता है और आ के बाद में जब आ जाता है, तो देखो भैया चारों कंडीशन है, देखो सब जगह पर ए और आ, यानी कि आपके सामने इन चारों की ले दे के बात आपकी क्या आ जाती है, इन चारों की ले दे के बात आ जाती है साथियों आपकी आ। इन चारों की ले दे के बात आ जाती है साथियों आपकी आ हो जाती है। ठीक है, चलो यहां तक नोट करें। अब इनके उदाहरण लिखेंगे, सबसे ज्यादा अपने उदाहरण इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। और इनके जब उदाहरण आप लिखोगे तो आपको उदाहरणों की चर्चा आपको करनी है, और सभी उदाहरणों को आपको अच्छी तरीके से वर्गीकरण करना होगा, है ना। सभी उदाहरणों का हमें वर्गीकरण करना होगा। सबसे पहले आपके लिए हास्य के साथ में आस्पद शब्द आपको नोट करना है, और इस आस्पद शब्द का एक राज आपको बताने वाला हूं। एग्जामिनर जानबूझ के इसको गलत पूछा करता है। विवाद और उसके साथ में आपका आस्पद आपको नोट करना है, और उसके बाद में आपका प्रेरणा की बात अगर करी जाए, प्रेरणा और उसके साथ में आपका आस्पद जो शब्द है उसकी बात आपको यहाँ पे करनी है। तो आपको यहाँ पे याद करना होगा सर, जब आप इनके बारे में यहाँ पर अगर चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना होगा सर, आपके लिए तीन उदाहरण है। पहले तो आप इस रूल को जोड़ के देखो, इनमें से इन पे कौन सा रूल लग रहा है, और उसके बाद में इसमें परिवर्तन कौन सा आ रहा है। जोड़ो पहले, फिर मैं जोड़ूंगा, पहले आप जोड़ो। पहले क्या जोड़ो, आप लोग जोड़ो, पहले आप लोग जोड़ो। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, और कुल मिलाकर आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि आपके लिए आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा। ये चार उदाहरण आपके लिए वहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे कहा है सर, ए के बाद में अगर बात करी जाए तो आपके लिए आ जाता है, तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है, तो ए के बाद में आ रहा है तो आपका दूसरा रूल लग रहा है। तो आपको यहाँ से विकार उत्पन्न किसका करना है, तो आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा सर हास्यास्पद बनेगा। मैं आपको यहाँ पर ये बात बताना चाह रहा था, मैं आपको अब हम आगे की बात करें और आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि आपके लिए, ठीक है। और आगे की चर्चा की बात अगर करी जाए तो ए के बाद में अगर हम आ की बात अगर करें तो आपका यहाँ से फिर से 2 नंबर रूल लग जाता है, और आपका शब्द आता है सर विवादास्पद, जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। शब्द की बात अगर करें तो आपका विवादास्पद जो है वो आपके बीच में आ जाता है। ठीक है, चलेगा। अब जैसे कि आपको मैंने कहा कि जब हम यहाँ पर अगर बात करें तो आप सब लोगों के सामने, ठीक है, अगला और तीसरा रूल, ठीक है, अगला और तीसरा रूल अगर देखा जाए तो आपके सामने आ जाता है, और उसके बाद में भी आपका आ जाता है, और यहाँ से आपका आ। और शब्द की बात अगर करी जाए तो आपका प्रेरणास्पद जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। अब ध्यान में रखना होगा, एग्जामिनर जब आपको आस्पद जो शब्द देता है, ठीक है,
अब जब हम आगे की बात करें और आप सब लोगों की बात ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको ध्यान में रखना होगा, और एग्जामिनर यहाँ पर अस्पद शब्द पूछा करता है विग्रह में, तो आपको ध्यान में रखना अस्पद शब्द जो है वो आपका क्या होता है, अशुद्ध होता है। क्या होता है आपका, अशुद्ध होता है, ठीक है। आपका शब्द क्या होगा, आपका आस्पद होगा, ठीक है। आस्पद जो है वो आपका शुद्ध शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है सर स्थान या जगह, जिसका अर्थ होता है साथियों स्थान या फिर जगह आपके बीच में हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ठीक है साथियों, अगला जो रूल है, और इसके बाद में इस रूल के बहुत सारे और उदाहरण हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज हमने समय के चार्ट के साथ में इस संधि का जो पहला जो रूल है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है, और इनका आप बढ़िया सा रिवीजन करना। और क्योंकि संधि का फोबिया खत्म करना है तो ऐसे आपको कछुआ चाल से चलना पड़ेगा, क्योंकि आप जल्दबाजी में आप हमेशा उम्र भर से संधि पढ़ ही रहे हैं। तो उस जल्दबाजी से बचिएगा और थोड़ा धीरे पढ़िएगा, लेकिन बढ़िया पढ़िएगा। तो इस चर्चा को यहीं पर क्लोज करता हूँ, मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।